केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है समझे तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर केमिकल रिएक्शन की हम डेफिनेशन देखें तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू substance is formed। एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। ऑब्वियसली जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा उसकी नई केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। न्यू प्रॉपर्टी। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन अगर आप लिखते हैं या बुकिश लैंग्वेज भी जो है आपकी उसमें यही लिखा गया है कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और वो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा वो उसमें उसकी कुछ न्यू प्रॉपर्टीज होंगी, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, उसमें नई प्रॉपर्टीज होगी। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स का रीअरेंजमेंट भी केमिकल रिएक्शन में होता है। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन में आप यही लिख सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज, और ये भी लिख सकते हैं कि इन अ केमिकल रिएक्शन देयर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। याद रखिएगा जो ऐसे सब्सटेंस which take part in a chemical reaction are known as reactant। उन्हें reactant कहा जाता है। वो सारे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन का हिस्सा होते हैं, केमिकल रिएक्शन में आपस में रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, न्यू substance formed in a chemical reaction are known as products। इन्हें products कहा जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और केमिकल रिएक्शन के होने के बाद जो नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि मैग्नीशियम है Mg जो है दैट इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, O2 ऑक्सीजन जो आपको नेचुरली एटमॉस्फेयर में मिलती है दैट इज O2। यहाँ पर 2 लिखने का मतलब है देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो Mg plus O2 will give you MgO। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो रिएक्शन है इसमें Mg का मतलब है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, और ये बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमने डेफिनेशन में ये भी लिखा है इट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मतलब ये चीज तो आप समझ लीजिए कि एटम्स जितने रिएक्टेंट साइड पे है इस केमिकल रिएक्शन में, आप देख सकते हैं कि ये आपका रिएक्टेंट साइड है और ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। केमिकल रिएक्शन के होने के बाद जो सब्सटेंस आपको मिलता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा लेते हैं सब्सटेंस वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। याद रखिएगा जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड पे होते हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड पे भी होंगे।
बस उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है, उनका सम, उनका टोटल रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे हमेशा बराबर होगा। तो अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो Mg के पास एक एटम है, ऑक्सीजन के पास 2 एटम है, तो रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स 3 है। जबकि अगर प्रोडक्ट साइड की बात करें तो Mg के पास एक एटम है, ऑक्सीजन के पास एक एटम है, प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स 2 है। तो ये केमिकल रिएक्शन जो मैंने यहाँ लिखी है वो एक्चुअल में गलत है। क्यों? क्योंकि एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड पे डिफरेंट है, पर इन्हें सेम करने के लिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम लेने पड़ेंगे और यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स आप 2 लिख देंगे MgO के पहले। तो अब आप देखेंगे कि बैलेंस हो गया है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Mg, यानी अब 2 एटम्स मैग्नीशियम के पास है, 2 एटम ऑक्सीजन के पास है, तो रिएक्टेंट साइड पे 4 एटम हो गए। यहाँ पर भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो 2 molecules of MgO, मतलब 2 molecules of Mg having 2 atoms, 2 molecules of oxygen having 2 atoms, तो 2 + 2 प्रोडक्ट साइड पे भी कितना हो गया, 4। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों पे ही 4 नंबर ऑफ एटम्स है। तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहलाता है। केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा, बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स का रीअरेंजमेंट है। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन का हिस्सा होते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के परफॉर्म होने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। एग्जांपल ये मैंने लिखा हुआ है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम डेली लाइफ में भी खूब फेस करते हैं बच्चों। हमारी डेली दिनचर्या में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आपकी डेली लाइफ में आप जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जब मिल्क से कर्ड बनाया जाता है तो वो भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड, जो आप खाना खाते हैं उस खाने का जो डाइजेशन होता है उसे भी, वो भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपकी बॉडी एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है। एंजाइम्स जो होते हैं उनमें एसिड होता है, वो एसिड खाने से रिएक्ट करके उसे ब्रेक करता है और उसे पचाने में हेल्प करता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। वैसे ही जैसे कोई फूड अगर आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कोई खाने को रखते हो और उसमें से स्मेल आने लगे, खाना जब खराब होता है, वो प्रोसेस भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो आप अपने डेली लाइफ में एक एग्जांपल, और जैसे आप अगर रोज सुबह उठ के जब आप ब्रश करते हो तो वो भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। जो भी आप डेली लाइफ में कर रहे हो कहीं ना कहीं उसमें केमिकल रिएक्शन जरूर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है
that is the evolution of gas। जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी केमिकल रिएक्शन का कि जब भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें से एक गैस इवॉल्व होती है। एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एक सब्सटेंस है बच्चों। जब सोडियम कार्बोनेट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो इस रिएक्शन में आपको जो गैस मिलेगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaCO3 reacts with HCl to give सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है, ठीक है। और साथ में आपको वाटर मिलेगा H2O और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। ये आपका केमिकल इक्वेशन है जो रेड कलर से लिखी है वो केमिकल इक्वेशन कहलाती है और इसके ऊपर जो हमने वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि जब भी केमिकल रिएक्शन प्रोसेस होती है तो कई कई केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें गैस इवॉल्व होती है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें गैस इवॉल्व होती है उसका एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। जब सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है उसका ही इक्वेशन मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl से रिएक्ट करता है तो आपको एक सॉल्ट प्रोड्यूस करके देता है एंड दैट सॉल्ट इज NaCl। NaCl कॉमन सॉल्ट होता है जो आप खाने में डालते हो। ये कॉमन सॉल्ट फिर इसके बाद आपको वाटर इवॉल्व होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व होती है। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का वो है एवोल्यूशन ऑफ गैस। फिर इसके बाद नेक्स्ट द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है रिमेनिंग्स। जो भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है अगर उसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो बच जा रहा है जिसका फर्दर कोई यूज नहीं है वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, इसमें आप लिख भी सकते हो वो एग्जांपल, दैट इज बर्निंग ऑफ वुड। वुड जो होता है लकड़ी वो इतना अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता है। जब आप वुड को बर्न करते हो तो उसके बाद वुड के बर्न होने के बाद जो राख बच जाती है दैट इज द प्रेसिपिटेट। उसका रिएक्शन में अब आगे कोई यूज नहीं है। ये एक एग्जांपल आप लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में एक एग्जांपल हम और लिख सकते हैं, द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड
and lead nitrate। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट जब रिएक्ट होते हैं तो ये रिएक्शन जब परफॉर्म होता है तो lead iodide, this is the yellow precipitate, तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बच जाता है इस केमिकल रिएक्शन के बाद। और ये जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट है वो क्या है, लेड आयोडाइड। अगर हम इसके केमिकल इक्वेशन की बात करें तो पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट यानी Pb लेड और नाइट्रेट यानी NO3 ब्रैकेट के बाहर आएगा 2। ये लेड नाइट्रेट का केमिकल इक्वेशन है। जब ये रिएक्ट होता है पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki, पोटेशियम यानी K और आयोडीन यानी I, जब ये रिएक्ट होता है तो इट गिव्स पोटेशियम नाइट्रेट या आपको पोटेशियम नाइट्रेट देगा यानी कि KNO3 और साथ में आपको लेड आयोडाइड देगा यानी PbI। ये जो PbI2 है ये आपका येलो प्रेसिपिटेट है। तो ये मैंने केमिकल इक्वेशन भी आपके लिए लिख दी है कि जब पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट तो आपको पोटेशियम नाइट्रेट रिएक्ट होगा और वैसे ही आयोडीन और लेड रिएक्ट होकर लेड आयोडाइड देगा जो कि आपके रिएक्शन का प्रेसिपिटेट यानी रिमेनिंग है। Next characteristic, third one is change in color। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनमें जब केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस होती है तो जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका एक डिफरेंट कलर भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर दिया हुआ है सिट्रिक एसिड है। जब ये सिट्रिक एसिड रिएक्ट करता है पोटेशियम परमैंगनेट से तो ये जो सॉल्यूशन जब ये सॉल्यूशन दोनों रिएक्ट करेंगे तो जो सब्सटेंस फॉर्म होगा जब इन्हें रिएक्ट किया जाएगा तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है दैट विल बी चेंजिंग इट्स कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। तो यहाँ पर जब आप सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट को आपस में रिएक्ट करोगे सर हाँ सर वो न्यू सब्सटेंस होगा क्या? हाँ वो रिएक्शन भी केमिकल इक्वेशन भी लिख रहा हूँ, पहले ये तो समझो। जब भी चेंज इन कलर होता है यानी कि जब रिएक्शन के होने से पहले जो भी सब्सटेंस का कलर होगा वो चेंज हो जाएगा किसी दूसरे कलर में। जैसे यहाँ पर जब सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। न्यू सब्सटेंस यानी न्यू सॉल्यूशन फॉर्म होगा और वो जो सॉल्यूशन होगा पहले रिएक्शन से पहले जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका कलर पर्पल होता है। रिएक्शन के बाद उसका जो कलर होगा वो नहीं रहेगा, दैट विल बिकम कलरलेस।
ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसमें अगर हम बात करें पोटेशियम परमैंगनेट की, KMnO3 पोटेशियम परमैंगनेट, सॉरी KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जब सिट्रिक एसिड से रिएक्ट होगा, सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7। जब ये आपस में रिएक्ट होंगे तो आपको जो नया सब्सटेंस देंगे दैट विल बी हाइड्रोजन परमैंगनेट MnO4, हाइड्रोजन परमैंगनेट देंगे, साथ में पोटेशियम कार्बोनेट ये देंगे। तो आप अगर ऑब्जर्व करें बच्चों तो जो हाइड्रोजन परमैंगनेट होगा ये कलरलेस होगा, दिस विल बी कलरलेस। पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल होगा जिसका कलर चेंज होकर कलरलेस हो जाएगा। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, ऊपर केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है और नीचे उसकी इक्वेशन लिखी हुई है। Citric acid reacts with potassium permanganate to give hydrogen permanganate, और साथ में आपको जो precipitate जो remaining बच रहा है that is potassium carbonate, और जो आपको जो सब्सटेंस मिला है न्यू सब्सटेंस यानी हाइड्रोजन परमैंगनेट, उसका जो कलर होगा वो कलरलेस हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया चेंज इन कलर का। नेक्स्ट जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो दो प्रोसेस हो सकती है। केमिकल रिएक्शन के होने पर या तो हीट इज evolve या फिर heat is absorbed। ठीक है, जब भी टेम्परेचर बदलता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर में भी बदलाव होता है। केमिकल रिएक्शन के होने के बाद टेम्परेचर में बदलाव होता है, तो बदलाव ये हो सकता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए यानी हीट इज इवॉल्व। हीट इज इवॉल्व मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और हीट इज एब्सॉर्ब यानी टेम्परेचर डिक्रीज होगा। याद रखिएगा जब भी हीट इवॉल्व होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जब हीट इवॉल्व होती है तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है यानी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जब हीट एब्सॉर्ब होती है यानी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसे कहा जाता है एंडोथर्मिक। उसे कहा जाता है एंडोथर्मिक। तो दो तरीके से टेम्परेचर में बदलाव होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, या तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसे टेम्परेचर इंक्रीज होने को अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और टेम्परेचर के डिक्रीज होने को अपन बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, तो इसमें जो एक एग्जांपल दिया है एक्सोथर्मिक का, उसमें ये कहा गया है कि द रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइन and
water will give you slackline. ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक यानी कि इसमें हीट इवॉल्व होगी। और एंडोथर्मिक का जो एग्जांपल दिया उसमें ये कहा गया है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड reacts with ammonia chloride to form, इस रिएक्शन से आपको बेरियम क्लोराइड मिलेगा और साथ में अमोनिया मिलेगा और साथ में वाटर मिलेगा। तो ये एंडोथर्मिक का एग्जांपल है। बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद अमोनियम क्लोराइड टू गिव बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर। इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी यानी टेम्परेचर डिक्रीज होगा और क्विक लाइन यानी CaO चूना जो पाउडर फॉर्म में मिलता है मार्केट में, उसको जब आप पानी में भिगो के रखते हो तो उसमें से गरम हीट इवॉल्व होती है और वो स्लेक लाइन बन जाता है। स्लेक लाइन को फिर आप अपने दीवारों पे लगाते हो। तो ये एग्जांपल हो गए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के। सर आपने अपना माइक बंद करके रखा है। सर माइक सर आपने बंद करके रखा है अपना माइक। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है चेंज इन स्टेट। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, हर केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहे, पर कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनमें रिएक्टेंट साइड पे जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका जो भी स्टेट हो, प्रोडक्ट साइड पे स्टेट बदल सकता है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, कोई भी चेंजेस हो सकते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है चेंज इन स्टेट का, उसमें combustion reaction on wax candle। जो वैक्स कैंडल होती है, जब आपके घर में लाइट नहीं होती है तो आप जो कैंडल बर्न करते हैं वैक्स कैंडल, ऑब्वियसली वो भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें वैक्स कैंडल जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है और आफ्टर दिस कंबशन रिएक्शन यानी उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना। कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है टू बर्न अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब आप कैंडल को, वैक्स कैंडल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हो तो वही सॉलिड स्टेट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो ये कंबशन रिएक्शन कहलाता है। तो ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े केमिकल रिएक्शन के।